ये क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसके अंदर आपको दे रखा है एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 150 पैसा कॉइन, ठीक है, उसके बाद देखो कॉमा है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। 150 पैसा कॉइन मतलब 50 पैसा के 100 कॉइन है। 50 1 रुपी कॉइन, फिर देखो कॉमा आ गया, इसका मतलब 1 रुपी के 50 कॉइन है। 22 रुपी कॉइन यानी कि 2 रुपये के 20 कॉइन है। एंड 10 5 रुपी कॉइन है मतलब 10 रुपी के 5 कॉइन है और 5 रुपी के 10 कॉइन है। तो मैंने लिख दिया बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट, ठीक है। मेरे पास 50 पैसा के तो 100 कॉइन है, 1 रुपीज़ के 50 कॉइन है, 2 रुपीज़ के 20 कॉइन है और 5 रुपीज़ के 10 कॉइन है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कॉइन कितने हो जाएंगे? 180। मेरे पास टोटल 180 कॉइन हो जाएंगे। अब आपसे पूछता है वो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पूछता है आपसे कि 5 रुपी का कॉइन नहीं हो, नहीं का मतलब क्या लग जाएगा यहाँ पे बार, या तो ऐसे लिख देंगे या फिर प्रोबेबिलिटी नॉट 5 रुपी, ठीक है। अब देखो 5 रुपी के कितने कॉइन है? 10। मुझे ये नहीं चाहिए तो इसको हटा लो, ठीक है। तो मुझे कितने कॉइन चाहिए? मुझे ये कॉइन चाहिए 170 और अपॉन में टोटल कितने? 180। फॉर्मूला था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट या फिर आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट। भाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो मेरे कितने अपॉन में 180 और फेवरेबल मुझे जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए? जो 5 रुपी नहीं हो, मुझे जो 5 रुपी नहीं है वो कितने हैं? 170, ठीक है। अब इसी का बी पार्ट, इसमें क्या किया है बेटा? इसके बी पार्ट में हमने 2 डाइस को रोल किया है टुगेदर। तो 2 डाइस को रोल करने पे कितने आउटकम्स आते हैं ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 डाइस को रोल करने पे मेरे पास टोटल 36 रिजल्ट आ रहे थे, ठीक है। अब आपसे इसमें प्रोबेबिलिटी पूछी है कि जो सम है, जो 2 नंबर का डाइस पे जो आ रहे हैं उनका सम कितना हो? 8 हो, ठीक है। जैसे देखो ये डाइस पे ये 2 नंबर आ रहे हैं 1 और 1, तो इसका सम कितना है? 2। ऐसे मुझे सम 8 देखना है, ठीक है। तो देखो सम 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 4 8, 3 5 8 और 6 2 8। मैं देख रहा हूँ सम 8 के लिए कितने नंबर है? 5 नंबर्स हैं ऐसे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सम 8 हो ऐसा कितना हो जाएगा? 5/36। अगर मैं बोल देता प्रोबेबिलिटी सम 9 हो तो ज़रा देख लेते हैं 9 के लिए। 9 कॉस किसका सम 9 होता है? 6 और 3 का, 5 और 4 का, 4 और 5 का, 6 और 3 का। ऐसे कितने नंबर आ रहे हैं मेरे पास? 4, ठीक है। तो मेरे पास हो जाता 4/36, तब सम 9 के लिए 4/36। प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है जो सम हो वो 13 हो, सम ऑफ नंबर कितना हो? 13 हो। तो देखो 6 और 6 दोनों नंबर का जो सम है वो कितना? 12 मैक्सिमम है और 1 और 1 2 मिनिमम है, ठीक है। लेकिन वो तो बोल रहा है सम 13 के लिए, तो सम 13 एक भी बार नहीं हो रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0/36, दैट इज 0। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब लास्ट वाला है सम लेस देन इक्वल टू 12। सम जो हो वो 12 भी हो, 12 के इक्वल भी हो और 12 से लेस भी हो। तो देखो 12 के इक्वल वाला तो ये है और 12 से स्मॉलर वाले ये सारे हैं, तो ऐसा सारे के सारे इवेंट हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सम लेस देन एंड इक्वल टू 12 भी हो और 12 से छोटा भी हो, तो ये 36/36 दैट इज इक्वल टू 1 श्योर इवेंट। और प्रोबेबिलिटी सम लेस देन 12 के लिए होता सिर्फ 12 से छोटा, तो देखो 12 ये एक बार आ रहा है, इसको हटा लेता, इससे छोटे वाले ये जो बाकी के बच गए, कितने बच गए बाकी के? 35/36। अब बेटा इसका जो थर्ड पार्ट है, एक बैग में 3 तो रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड की और नॉट रेड की। 3 तो रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी रेड की।
ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट। ठीक है, रेड बॉल कितनी है 3, टोटल बॉल कितनी है 8। प्रोबेबिलिटी नॉट रेड, जो रेड नहीं है, ठीक है, रेड नहीं है तो रेड को हटा लो, कितनी हो जाएगी 5 और अपॉन में 8। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। अब इसके बाद है बेटा, ठीक है, कुछ समझना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कार्ड गेम को समझना है मुझे। ठीक है, तो देखो कार्ड गेम को समझने के लिए मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ठीक है, जो एक बिल्कुल वेल शफल्ड पैक आता है जो प्लेइंग कार्ड का, जिसमें प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, ये 52 कार्ड्स 2 कलर में होते हैं। ठीक है, रेड कलर और ब्लैक कलर। रेड कलर के 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक कलर के भी कितने होते हैं 26 कार्ड होते हैं। ठीक है, अब जो रेड कलर के कार्ड होते हैं उसमें 2 डिज़ाइन होते हैं और ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं उसमें भी 2 डिज़ाइन होते हैं, तो टोटल 4 डिज़ाइन हो जाते हैं मेरे पास। ठीक है, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। ठीक है, और हर एक डिज़ाइन में 13 कार्ड्स होते हैं और ये 13 कार्ड्स है ना सब में सेम होते हैं। जैसे हार्ट में पहला आता है एस। ठीक है, पहला कार्ड हमेशा आता है एस कार्ड। ठीक है, फिर आते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड जिसमें चेहरे बने हुए थे, किंग, क्वीन, जैक। ठीक है, और फिर आते हैं ऐसे कार्ड जिन पे नंबर शो कर रहे होते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 4 का छूट गया था, सॉरी। ठीक है, काउंट करना, देखो 1 नहीं होता, 1 तो वो जो एस होता है ना वो होता है। ठीक है, देखो तो 9, 12, 13 कार्ड्स हो गए। 13 कार्ड्स थ्रू आउट सभी में सेम चलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कार्ड गेम था। ठीक है, अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि किसी भी कार्ड में रेड कलर की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो रेड कलर की कितने 26/52। ठीक है, अगर मुझे किसी भी कार्ड में डायमंड की प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, सिर्फ डायमंड बोला, ठीक है, डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी 13/52। अगर स्पेड की प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए तो 13/52। अगर मुझसे एस की प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए, ठीक है, तो देखो एस, हार्ट में भी एस है, एक एस है, डायमंड में भी एक होगा, क्लब में भी एक होगा, स्पेड में भी एक होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, अगर सिर्फ एस बोला तो ठीक है, एस कितने एस हैं टोटल 4/52। ठीक है, अगर मुझसे बोल दिया जाए कि रेड कलर का एस, तो यही रेड कलर है अपना। ठीक है, यहाँ पे एक एस और यहाँ पे एक एस, तो टोटल कितने एस हो जाएंगे 2/52। 26 नहीं होगा कि उसने बोला रेड कलर का एस, तो ये नहीं, मैं तो टोटल कार्ड तो हमेशा 52 रहेंगे वेल शफल्ड पैक में, स्टार्टिंग में दे देगा वो। ठीक है, अगर मुझसे बोल दिया जाए फेस कार्ड, तो देखो एक डिज़ाइन में कितने फेस कार्ड है 3, तो मेरे पास तो कितनी डिज़ाइन है 4। ठीक है, तो मेरे पास कितने फेस कार्ड हो जाएंगे टोटल 12। ठीक है, 3 2 6 3 9 12, तो 12/52। अगर मुझसे बोल दिया जाए रेड कलर का फेस कार्ड, देखो ये रेड कलर में फेस कार्ड है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6/52। अगर मुझसे बोल दिया जाए सिर्फ स्पेड का फेस कार्ड, तो स्पेड के अंदर कितने फेस कार्ड हैं 3, किंग, क्वीन, जैक। ठीक है, 3/52। कोई डिफिकल्टी है? अगर मुझसे बोल दिया जाए किंग ऑफ हार्ट, हार्ट के अंदर कितने किंग है 1, तो 1/52। आपसे बोल दिया जाए ब्लैक क्वीन, ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे दोनों नंबर में क्या क्वीन कैसी होंगी, ब्लैक होंगी, यहाँ पे एक क्वीन और यहाँ पे एक क्वीन, तो 2/52। ठीक है, तो बेटा आपके पास अपने पास क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है, मेरे पास 1 से लेकर 90 तक के डिस्क हैं। ठीक है, उसमें से एक डिस्क निकालनी है। अगर एक डिस्क निकालनी है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा बेटा, मैंने 1 से लेकर 90 तक की डिस्क लगा ली। ठीक है, तो 1 से लेकर 90 तक मेरे पास 90 डिस्क हैं टोटल। अब सबसे पहले तो मुझे सिंगल डिजिट देखना है। ठीक है, तो जो सिंगल डिजिट नंबर होते हैं ना बेटा, वो होते हैं अपने 1 से लेकर 9 तक, 9 नंबर। ठीक है, और 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, अब यहाँ पे 10 से स्टार्ट होंगे।
ठीक है, और मैक्सिमम कितने तक जाना है, 90 तक, तो 90 तक भी 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, अगर मेरे पास टोटल 90 नंबर हैं, उसमें से 9 सिंगल डिजिट के नंबर हैं, ठीक है, तो माइनस कर दूंगा तो 81 कौन से हो जाएंगे, 2 डिजिट के नंबर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर कितनी हो जाएगी, ठीक है, 81 अपॉन में 90, कटिंग कर देंगे आप 9 से तो 9 अपॉन 10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट। ठीक है, तो फेवरेबल जो मुझे चाहिए, मुझे 2 डिजिट नंबर चाहिए था तो 81, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 90। अब इसी के बाद बेटा इसका जो सेकंड पार्ट था, ठीक है, 1 से लेकर 90 तक के नंबर आपके पास लिखे हुए हैं, आपको परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। परफेक्ट स्क्वायर लाइक, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, क्या 1 से लेकर 90 तक के बीच में आता है, बिल्कुल आता है, देखो 1 भी आ रहा है पहले नहीं। 2 का स्क्वायर 4 आता है 1 to 90 में। 3 का स्क्वायर 9 ये भी आता है। 4 का स्क्वायर 16 भी आता है। 5 का स्क्वायर 25 भी आता है। 6 का स्क्वायर 36 भी आता है। 7 का स्क्वायर 49 भी आता है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 नहीं आता, 100 बड़ा हो जाएगा। देखो 1 से लेकर 1 और 90 के बीच में, ठीक है, 1 to 90 में 100 नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर की, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट यानी कि 9 आ रहे हैं और टोटल कितने हैं 90। 9 से 90 कट करूंगा, 9 1 जा 9 10 जा, ठीक है, तो 1/10। अब इसके बाद बेटा 1 से लेकर 90 तक में वो प्रोबेबिलिटी पूछता है, ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय 5 की, जो 5 की टेबल में आता है। तो देखो मैंने 5 की टेबल लिख दी, ठीक है, लेकिन क्या 5 की टेबल 50 पे खत्म हो जाती है? नहीं, कोई भी टेबल बेटा, कोई भी टेबल हो, ठीक है, वो कभी भी एंड नहीं होती, वो थ्रू आउट चलती रहती है। ठीक है, तो मैंने 5 10 जा 50 तो लिखा, लेकिन इसके बाद भी 5 की टेबल चल रही है। 5 11 जा 55, 12 जा 60, 13 जा 65, 17 जा 40, 15 जा 75, 16 जा 80, 17 जा 85, 18 जा 90, ठीक है, अब 19 जा 95, लेकिन ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो मेरे पास 1 to 90 में कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 5 की कितनी हो जाएगी 18/90। देखो 9 की टेबल में आ रहा है 2 जा और 10 जा, फिर 2 की टेबल में आ रहा है 1 जा और 5 जा। ठीक है, अब उसने बोला 1 to 90 में प्राइम नंबर की 1 to 20 तक में प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 9 3 की टेबल में भी आता है। ठीक है, 9 नहीं है। ठीक है, उसके बाद है 11 13 15 नहीं है, 17, ठीक है, 19। तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास कितने नंबर हैं 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नंबर प्राइम नंबर लेस देन 20 कितना हो जाएगा 8, और टोटल कितने हैं मेरे पास 90। 20 नहीं है, टोटल मेरे पास 90 है। ठीक है, इसमें देखो 2 से कटिंग हो रही है, तो 2/45 ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद बेटा आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.30985, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट डन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बार ये फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला था कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन इज इक्वल टू 1। बस मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगा। पी ऑफ ई की जगह देखो, इसकी जगह तो मैं रखूँगा 0.30985 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, और इज इक्वल टू में कितना है 1 है, ये प्लस का नंबर है, उधर शिफ्ट करेगा तो माइनस का, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट नॉट हैपन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.30985। बस इसमें एक माइनस करते हुए एक बात ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है और डिजिट के नीचे डिजिट आती है, पॉइंट के पहले भी पॉइंट के बाद में भी, और कोई स्पेस खाली नहीं छूटता। जैसे 1 में मेरे पास पॉइंट नहीं है तो मैं 1 में पॉइंट लगाऊंगा, और 1 के बाद पॉइंट कुछ नहीं है तो क्या लगा दूंगा 0 लगा दूंगा। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाऊंगा मैं, ठीक है, डिजिट के नीचे डिजिट,
देखो पॉइंट के बाद पहली डिजिट के नीचे पहली डिजिट, दूसरी डिजिट के नीचे दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट के नीचे तीसरी डिजिट एंड सो ऑन। ठीक है, अब ऊपर डिजिट ही नहीं तो क्या लगा देंगे अपन 0, और पॉइंट से पहले क्या चल रहा है 0। देखो पहले डिजिट के नीचे पहली डिजिट, अगर दूसरी डिजिट होती तो उसके नीचे दूसरी डिजिट लिखते हैं। अब सिंपली माइनस करना है आपको, तो माइनस आप कर देंगे। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 10 9 कैरी दी 10 9 कैरी दी 10 9 कैरी दी 10 9 कैरी दी 10 में से 5 1 0 9 6.0, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.69015। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये एग्जाम में ज़रूर आएगा 1 मार्क्स का। अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है आपको। ठीक है, आपको बोला जा रहा है, ठीक है, कि ना एक क्लास टेस्ट में जो शेफाली के मार्क्स आए ना, उन मार्क्स का सम मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30 है। अगर उसको 2 मार्क्स मोर मिलते, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन, ठीक, 270 आई थिंक, वुड हैव बीन 270। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ एरर है, डेटा मिसिंग हो गया। ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है, फाइंड हर मार्क्स इनटू सब्जेक्ट। देखो शेफाली के इंग्लिश में कितने मार्क्स आए मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x, मान लिया अज्यूम। मैथ्स में कितने आए मैंने अज्यूम कर लिया y। ठीक है, उसके टोटल मार्क्स इंग्लिश और मैथ्स में कितने थे 30, तो x + y = 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखना बेटा। ठीक है, इंग्लिश में वो बोल रहा है अगर उसके इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस आते, ठीक है, तो इंग्लिश में पहले कितने आए थे x, 3 मार्क्स लेस मतलब -3। अब ये नए मार्क्स हो गए, सिंगल होते हैं मार्क्स तो इसलिए ब्रैकेट में। ठीक है, y मैथमेटिक्स में अगर उसके 2 मार्क्स मोर आते, तो मैथमेटिक्स में पहले y थे, अगर 2 मार्क्स मोर आते तो y + 2। ठीक है, मार्क्स जैसे एज सिंगल नंबर है वैसे मार्क्स भी सिंगल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आता है तो बेटा इसका मतलब होता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली 1 वेरिएबल होता है अपने पास। ठीक है, दूसरा वेरिएबल नहीं होता। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है ना, ये मैं निकालूंगा, तो y = कितना हो जाएगा 30, और ये प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का x। y की जगह मैं 30 - x रख दूंगा, 30 - x, ये y के प्लेस पे रखा, और साथ में कितना चल रहा है 2, तो कितना हो जाएगा 32 - x, और यहाँ पे x + 3 चल ही रहा था। अब वो बोला दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट, ये मार्क्स और ये मार्क्स, इनका जो प्रोडक्ट है वुड हैव बीन, मैंने कहा था b आ जाएगा। ठीक है, तो उसका = b, देखो b की जगह = और कितना है वो 210। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, x को 32 से करूँगा तो 32x, माइनस x को x से करूँगा तो x²। ठीक है, x को 3 को 32 से किया तो 96, और 3 को x से किया तो माइनस + 3x = 210। ठीक है, x² माइनस का है, उस दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 32x और प्लस 3x, ये हो जाएगा 35x, जहाँ पे प्लस का होगा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 290 तो 210 तो चल ही रहा है, और ये माइनस का 96 दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो प्लस का 96, और = में क्या आ जाएगा 0। x² माइनस का 35x प्लस का, दोनों का ऐड कर दूंगा 603। ठीक है, कोई डिफिकल्टी है। अब वही इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर करता हूँ। x² से पहले कुछ भी नहीं तो 1, x² से अगर मेरा x² रिमूव हो गया तो a की वैल्यू तो आ जाएगी मेरी +1, b की वैल्यू आ जाएगी मेरी -35, x से x रिमूव होते ही, और c की वैल्यू आ जाएगी मेरी 306। ठीक है, इसमें पुट करते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्वाड्रेटिक फार्मूला था x = -b ± रूट b² - के 4ac कंप्लीट अपॉन 2a, माइनस के प्लेस पे माइनस, b की वैल्यू कितनी है -35। ये पहला वाला साइन माइनस का है और दूसरा वाला साइन वैल्यू का है, तो दोनों बार लगाए, माइनस से माइनस बाद में कट जाएगा, हालांकि ± रूट b² - 35 का होल स्क्वायर -4, a की जगह रखना है मुझे 1, बीच में साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, c के प्लेस पे मुझे रखना है 306, बीच में साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, और कंप्लीट अपॉन, बच्चे यहाँ पे लगाते हैं इतने में 2 1 करते हैं, नहीं, कंप्लीट अपॉन में 2 × a के प्लेस पे 1। देखो प्लस का 35 है, ठीक है, प्लस माइनस रूट माइनस का स्क्वायर प्लस और 35 का स्क्वायर, 35 × 35 1225। ठीक है, माइनस दिस से दिस को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1224,
और अपॉन में कितना चल रहा है 2 वन जा 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है मेरा x चल रहा है, ठीक है। दिस में से दिस को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस का 35 प्लस का √1 अपॉन में कितना है 2 है, ठीक है। और 1 का रूट कितना होता है 1 का रूट होता है 1, ठीक है। प्लस माइनस चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है, ठीक है। अब एक बार तो आप प्लस का साइन लेंगे, एक बार आप माइनस का साइन लेंगे। जब आप प्लस का साइन लेंगे तो इन दोनों में से, इन दोनों के बीच में से सिर्फ प्लस वाला साइन लेना है, ठीक है। तो देखो 35 प्लस का 1 अपॉन 2 यानी कि 36 अपॉन 2 यानी कि 18, ठीक है। और x इज इक्वल टू जब मैं माइनस का साइन लूँगा तो 35 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 34 अपॉन 2 यानी कि 17, ठीक है। और दोनों मार्क्स पॉसिबल हैं, तो जो उसके इंग्लिश के मार्क्स हैं x जो थे वो 18 भी हो सकते हैं और 17 भी हो सकते हैं। अगर इंग्लिश के मार्क्स 18 हैं तो x की वैल्यू 18 यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है, सॉरी नॉट यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू 18 यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 12 और 17 पे y की वैल्यू जाएगी 13। अभी आगे क्वेश्चन आपको बाय योरसेल्फ करना है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन है बेटा, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। देखो ये इक्वेशन दे रखी है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो एक ट्रिक बताऊंगा बेटा अभी आपको। सबसे पहले तो उसने बोला है, ठीक है, क्या मेरे पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ओके, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो देखो बेटा मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया है, ठीक है। मैंने मान लिया कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, वो होते हैं 1 3। देखो 1 और 3 दोनों ऑड नंबर है और लगातार ऑड नंबर है, ऐसे ही 5 7, ठीक है। तो मुझे पता चला कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जो होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, उनके बीच का जो गैप होता है ना, ठीक है, देखो गैप कितने का है 2 का गैप होता है, ठीक है। तो मुझे पहला नंबर नहीं पता तो मैंने पहला नंबर क्या अज्यूम किया x, तो दूसरा नंबर अपने आप ही पता हो जाएगा x प्लस 2, -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x और x प्लस 2 दो मेरे कैसे हैं ऑड पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, ठीक है। अब दे रखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। अब इसमें समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप इसको उल्टा राइट करें। देखो 120 की प्लेस पे 120 लिखा, इज इक्वल टू के प्लेस पे इज इक्वल टू लिखा, ठीक है। हुज जो दोनों नंबर हैं, ठीक है, उनका क्या करना है मुझे स्क्वायर करना है। तो पहला नंबर x का स्क्वायर किया, दूसरा नंबर x प्लस 2 का स्क्वायर किया, और फिर उसका क्या करना है मुझे सम करना है, सम मतलब प्लस करना है, ठीक है। जब हम राइट से लेफ्ट में जाते हैं ना तो इंग्लिश में लैंग्वेज में, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है अपने आप। देखो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होती है वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बस a की जगह मुझे क्या रखना है x और b की जगह क्या रखना है 2 इस फॉर्मूले में, तो वही x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। b की जगह मुझे रखना है 2 तो प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 2 a की जगह x रखना है, b की जगह 2 रखना है, और इज इक्वल टू 120। x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4x इज इक्वल टू 120। ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस करूँगा तो 116 आ जाएगा, और 116 जो प्लस का है इधर शिफ्ट करेगा तो वापस किसका हो जाएगा माइनस का 116 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ठीक है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। सॉरी इनका जो सम था, स्क्वायर का जो सम था ना वो 1210 नहीं था, वो 120 नहीं था, वो 210 था, ओके, ठीक है, ये 210 है, ठीक है। तो 210 में से 4 माइनस करूँगा तो आ जाएगा 206, और ये माइनस का आ जाएगा उधर, ठीक है। अब आप 2 कॉमन ले सकते हैं, देखो 2 की टेबल में सभी आ रहे हैं, ठीक है। 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा 1x स्क्वायर, 2 कॉमन लिए तो बचेगा 2x, और 2 से इसमें डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 103। बेटा अगेन सॉरी, ये 210 भी नहीं है, ये 290 है। एक्चुअली में रात बहुत हो गई है तो अब मुझे दिखाई देना बंद हो गया है। ये 290 है तो ये 286 आएगा, और यहाँ आएगा 143
सॉरी, ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में था, उधर शिफ्ट करेगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटते ही ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1, बी की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2 एक्स से एक्स कटते ही, और सी की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस के 143। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करता हूँ हमेशा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस के 4ac कंप्लीट अपॉन 2a। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और x की 2 वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ कि x की वैल्यू आपके पास एक तो 11 आएगी और x की वैल्यू आएगी माइनस का 13, लेकिन उसने पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो x की वैल्यू 11 आएगी, ठीक है। बाय योर सेल्फ आपको ये सॉल्व करना है, इस फॉर्म में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और अपना आंसर मुझे सेंड करना है। देखो बेटा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर का, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएगा। एक पोल है, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री ऑन अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 meter in such way that the difference of the distance of the two diametrically opposite gates A and B on the boundary is 7 meters. ठीक, is it possible to do so? If yes, then what is the distance from the two gates should the pole be erected? Okay, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला मुझे सर्कुलर पार्क है। देखो ज़्यादा लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आई तो मैंने एक सर्कुलर पार्क बना दिया, ठीक है। उसने मुझे बोला है कि 2 डायमीट्रिकली अपोजिट गेट है, मतलब डायमीटर पर 2 गेट फिक्स हैं जो एक दूसरे की तरफ देखते हुए हैं आमने सामने, इसको बोलेंगे डायमीट्रिकली अपोजिट गेट। इसके बाद वो बोल रहा है कि रिमेनिंग बाउंड्री पर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे मुझे पोल को इरेक्ट कर रहा है, ये मेरा पोल है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि ना जो डिफरेंस है, ठीक है, डिस्टेंसेस का दोनों गेट से, ये गेट से डिस्टेंस ये है, इतनी है, से गेट से डिस्टेंस इतनी है। बोल रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो क्या है, 7 है। तो मैं मान लेता हूँ ये ABC, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ AB है ना, AB वो मेरी x मीटर है, ठीक है। और जो BC हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरी x -7, क्योंकि उसने मुझे बोला कि जो डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स की पोल से डिस्टेंस है ना उसका डिफरेंस 7 का है। तो अगर ये x पहली डिस्टेंस x है तो दूसरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x -7, आप +7 भी ले सकते हैं। और दोनों के दोनों डायमीट्रिकली अपोजिट गेट के बीच की डिस्टेंस मतलब डायमीटर वो अपने को 13 दे रखा है, ठीक है। एक पर्सनल सी बात थोड़ी देर पहले हुई थी, ठीक है। सेमी सर्किल पर जो ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल बनते हैं वो सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। और इसमें जो डायमीटर होता है ना वो हाइपोटेनियस का काम करता है, ठीक है। तो ये 13 तो मेरा हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। और इसके सामने वाली साइड में, इसके सामने वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। तो मुझे पता चल गया कि सर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल चुका है, ठीक है, जिसमें एक साइड है x, एक साइड है x -7 और इसके सामने वाली साइड 13 है, ठीक है। और ठीक है, जैसे ही मुझे क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, मैं कौन सी थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मेरा 13 है, 13 का स्क्वायर, बेस मेरा है x -7 का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर मेरा है x का होल स्क्वायर। मैंने इसको बेस माना है, इसको परपेंडिकुलर माना है। 13 का स्क्वायर 169। यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। a की जगह मुझे कितना रखना है x, ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन b की जगह मुझे कितना रखना है माइनस का 7। नहीं, बिल्कुल गलत है, माइनस से माइनस रिमूव हो चुका है, b की जगह आपको 7 रखना है। तो देखो a की जगह तो मैं रख रहा हूँ x और b की जगह मैं रख रहा हूँ 7, माइनस का 2, a की जगह x और b की जगह 7, 2 नंबर के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, और प्लस का x स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। ज़रा देखना बेटा, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये 169 प्लस का है, इधर शिफ्ट करेगा तो माइनस का 169 हो जाएगा और माइनस का 14x ये चल रहा है, ठीक है। और अच्छे से लिखो, यहाँ पे 0 बच जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14x
प्लस माइनस 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 करूंगा तो 120 आएगा और साइन बड़े नंबर का इज इक्वल टू 0। मैं देख रहा हूँ ये सब 2 की टेबल में आ रहे हैं अगेन, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 की टेबल में 2 1 टाइम 1x स्क्वायर, 2 की टेबल में 14 7 टाइम 7x। ठीक है, 2 की टेबल में 126 टाइम 60 टाइम्स इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर शिफ्ट करेगा तो डिवाइड में 0.2 मेरा 0 ही हो जाएगा और मेरी इक्वेशन आ जाएगी 1x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ax प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी +1 जब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी -7 जब x से x कट जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी -60। अब ठीक है, इसके बाद इसने एक क्वेश्चन पूछा, क्या ऐसा करना पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू डू सो। ठीक है, तो ये मेरे से इंफॉर्मेशन मांग रहा है और मेरे को इंफॉर्मेशन कौन देता है, d। ठीक है, तो मैं d का फॉर्मूला बनाऊंगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, रखना b का स्क्वायर करेंगे -7 का स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस पे रखेंगे 1 और c के प्लेस पे रखेंगे माइनस का 60, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस ये 240। ठीक है, और ये आ जाएगा 289। ये मेरी d की वैल्यू है। ठीक है, अब ये इसने पूछा ये पॉसिबल है क्या। बेटा d होता है स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, d स्क्वायर रूट के अंदर होता है। ठीक है, तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। स्क्वायर रूट के अंदर 0 पॉसिबल है, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर 5 3 ऐसे नंबर पॉसिबल हैं, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं देखो d की वैल्यू 289 पॉजिटिव आ रही है, क्या इसका स्क्वायर रूट में पॉसिबल है। तो इसका मतलब है ये कंडीशन पॉसिबल है। यस इट इज़ पॉसिबल। क्यों इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि सर d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, अब d की वैल्यू 0 होती तो भी ये पॉसिबल होता। ठीक है, अब मुझे इसके अगर पॉसिबल है तो मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, तो वही रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac कंप्लीट अपॉन 2a। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी, x की वैल्यू आएगी 5 और माइनस का 12, लेकिन साइड हमेशा पॉजिटिव होती है तो x की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आएगी आपके पास प्लस का 12 और माइनस का 5। ठीक है, तो माइनस में तो डिस्टेंस हो नहीं सकती। ठीक है, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास 12 और फिर x माइनस 7 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आपके पास आ जाएगी 5। ये आपको सॉल्व करना है अब आगे। ठीक है, बाय योर सेल्फ है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करने वाला आप कर सकते हैं। हाँ, रूट के अंदर अगर 289 आ जाएगा, ठीक है, तो उसका रूट होता है 17। मैं इतना हिंट आपको दे रहा हूँ। अब इसके बाद बेटा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि 2 नंबर हैं जिनका सम आपको दे रखा है। ठीक है, 27 और उनका प्रोडक्ट दे रखा है 182। आपको वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि जो पहला नंबर है वो क्या है, x है, मैंने एज्यूम किया है, और दूसरा नंबर है वो क्या है, y। वो बोल रहा है दोनों का सम यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, ये दे रखा है, गिवन है। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई इज इक्वल टू 27, ये भी गिवन है। अभी देखना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर प्रोडक्ट वर्ड आ जाता है, प्रोडक्ट वर्ड मतलब चैप्टर 4 आ गया। चैप्टर 4 मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल नहीं होंगे। यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल दे रखे हैं, तो इसको पहले चेंज करेंगे। मैं y की वैल्यू निकालूंगा, जैसे थोड़ी देर पहले निकाली थी ना शेफाली वाले में। तो 27, ये प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का x। y की जगह मेरे को 27 माइनस x रखना है, तो देखो x और y की जगह रखूंगा 27 माइनस x ब्रैकेट में और इंटू वाई इंटू x मल्टीप्लाई का साइन चल रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट आपको बोला था 182, सॉरी। ठीक है, x को 27 से करेंगे तो 27x, x को x से करूंगा तो माइनस का x स्क्वायर और इज इक्वल टू 182। ये माइनस का x स्क्वायर उधर शिफ्ट करेगा तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 27x उधर शिफ्ट करेगा तो माइनस का 27x हो जाएगा, और प्लस का 182 ये तो चल ही रहा था, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको कंपेयर करूंगा, x स्क्वायर से पहले कुछ भी नहीं है तो कितना है 1। x स्क्वायर से x स्क्वायर अगर कट गया तो a की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1, x से x अगर कट गया तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 27, और c की वैल्यू प्लस का 182 है ही है। ठीक है, अब मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है,
और क्या करनी है, इसमें x की वैल्यूज़ निकालनी है। x की 2 वैल्यूज़ आएगी, ठीक है, इसमें से एक वैल्यू करेक्ट होगी, एक वैल्यू करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको करना है बाय योरसेल्फ। मैंने क्वाड्रेटिक जो है ना फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आपको नहीं करवाए क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आते हैं। इफ़ बाई चांस किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना स्कूल में आके, नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब सबसे बेस्ट क्वेश्चन आ चुका है बेटा, जो एग्जाम में जरूर आएगा 101%। जैसे रूट वाला क्वेश्चन था, जैसे रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन था, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, जैसे जरूर आएंगे, तो वैसे ये क्वेश्चन भी जरूर आएगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, कट अदर टू साइड, जो ट्राइंगल की अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पे कट करती हैं, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो, तो जो अदर टू साइड है वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाएगी। इसको मैं फिर से ट्रिक से बताऊंगा, जो मैंने ट्रिक बता रखी है, ठीक है, उसी ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ भी याद नहीं रखना होता, अगर आप याद करते तो हम भूल जाते हैं। उसने देखो जैसे मुझे बोला कि एक ट्राइंगल बनाना है, मैंने ट्राइंगल बना दिया ABC। उसने कहा एक साइड के पैरेलल, तो मैंने BC को पकड़ लिया, मैं BC के पैरेलल एक लाइन बना दी DE, ठीक है। DE है ना, जो अदर टू साइड है AB को और AC को डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट D और E पे कट कर रही हैं तो दो अदर टू साइड्स है ना डिवाइडेड इन सेम रेशो, यानी कि AD और DB का जो रेशो होगा वही AE और AC का होगा। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। अब मैंने आपको जो क्लास में ट्रिक बताई थी वही ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखो आपको ये प्रूफ करना है ना, आप इन्हीं को लेकर ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 4 ट्राइंगल बनेंगे। कंडीशन ये है कि देखो ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 2 पॉइंट मेरे पास हैं, आ चुके हैं ना, ठीक है। कंडीशन ये है कि जो तीसरा पॉइंट होगा ना ट्राइंगल का, वो इन दोनों में ऊपर नीचे सेम आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो जैसे देखो फिगर में AD, ट्राइंगल AD। अब बताओ AD से कौन सा ट्राइंगल बनेगा, फिगर में देख लो आप, AD से E देख लो, अपने आप बन रहा है ना ADE ट्राइंगल, ठीक है। E पे बार लगा दिया क्योंकि तीसरा पॉइंट मैंने E लिया है। तो इसके नीचे वाले में ट्राइंगल DBE, इस पे भी बार आएगा, पक्का है वो तीसरा पॉइंट E होगा, अभी आगे कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। ऐसे ही ट्राइंगल AE से कौन सा ट्राइंगल बनेगा, देखो फिगर में AE से कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या, AE से देखो AED तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट कौन सा है, D, तो ये नीचे वाले में भी तीसरा पॉइंट कौन सा होगा, D, तो ट्राइंगल ECD, ठीक है। देखो तीसरे पॉइंट पे मैंने बार लगा दिया, मतलब इन दोनों में तीसरा पॉइंट सेम है, इन दोनों में तीसरा पॉइंट सेम है। अब जो आपके पास 4 ट्राइंगल आए हैं, उनके आपको चारों के एरिया निकालने हैं, एरिया 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 और एरिया। और मुझे पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब समझना, ठीक है, कि सर ADE तो ट्राइंगल दिख रहा है लेकिन DBE ट्राइंगल नहीं दिख रहा है। देखो ट्राइंगल DBE नहीं दिख रहा, DB तो दिख रहा है, E नहीं दिख रहा, तो भाई कंस्ट्रक्शन है। मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, किसको, BE को, ठीक है। ऐसे ही AED ट्राइंगल तो दिख रहा है, AED तो दिख रहा है, लेकिन सर ECD नहीं दिख रहा है, देख लो ECD, EC तो दिख रहा है लेकिन D से पॉइंट ज्वाइन होता नहीं दिख रहा, तो मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन DC, ठीक है, ठीक है। ये मेरे कंस्ट्रक्शन था। अब किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, इस तीसरे पॉइंट को हटा दो, ये मेरा बेस है, तो यहाँ पे बेस है AD, यहाँ पे भी तीसरे पॉइंट को हटा दो, तो जो बच गया वो मेरा बेस है हाफ इंटू DB, ठीक है। तो बताओ इसका बेस क्या होगा, हाफ इंटू तीसरा पॉइंट हटा दो AE ऐसे ही तीसरा पॉइंट यहाँ पर हाफ इंटू EC, ठीक है। अब बेस तो मिल गया मुझे, अब मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए तो समझना बेटा, एक चीज़ आप समझेंगे अपन, ठीक है। ये मैंने इतना पोर्शन रफ के लिए यूज़ में लिया है। ये मेरे पास एक लाइन है AB और यहाँ तक जा रही है, C तक जा रही है, और यहाँ पे एक पॉइंट है DB, और ये क्या है, मेरी 90 डिग्री परपेंडिकुलर, इसका नाम है सपोज करो OM, ठीक है। तो जो OM है वो मेरी किसके परपेंडिकुलर है, AC के परपेंडिकुलर है या फिर DB के परपेंडिकुलर है,
तो आप बोलोगे सर AC के भी परपेंडिकुलर है और BD के भी परपेंडिकुलर है। देखो BD के साथ भी 90 डिग्री बना रही है, AC के साथ भी 90 डिग्री बना रही है। मैं बोल दूं आपको कि ये AB के परपेंडिकुलर है या CD के परपेंडिकुलर है, तो आप ये भी बोलेंगे हाँ सर ये देखिए AB के साथ भी ये 90 डिग्री बना रही है और CD के साथ भी ये 90 डिग्री बना रही है। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या ये AD के साथ और BC के साथ भी 90 डिग्री बनाएंगी? ठीक है, तो आप बोलेंगे नहीं सर AD तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, BC तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये तो 90 डिग्री नहीं बनाएंगी। ये बिल्कुल बनाएंगी। ठीक है, मैं AD लाइन की बात कर रहा हूँ और लाइन कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, AD लाइन है यहाँ पे। ठीक है, AD लाइन और BC लाइन भी चलती रहेगी। ठीक है, तो अगर ये AC के साथ 90 डिग्री बना रही है तो ये AD के साथ भी 90 डिग्री बनाएगी, BC के साथ भी बनाएगी, BD के साथ भी बनाएगी। ठीक है, सिमिलरली ठीक है, मेरे पास देखो बेस कितना है, मेरा AD है और मुझे हाइट चाहिए। हाइट वो होती है जो बेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का। तो AD मेरा बेस है, तो बेस के साथ 90 डिग्री मेरे को नहीं मिल पा रही है, तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, मैंने EM बना दिया, EM जो मेरे बेस के साथ, बेस क्या है मेरा AD के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90। ये भी कंस्ट्रक्शन में आया बेटा। तो हाफ इंटू बेस AD बेस है और बेस के साथ 90 डिग्री कौन बना रहा है, EM। ऐसे ही DBE में हाफ इंटू बेस मेरा कितना है, DB, और हाइट कितनी है, तो बेटा DB एक लाइन है। देखो DB एक लाइन है तो इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, EM बेटा। सिमिलरली मेरे को AED हाफ इंटू AE। अब AE के साथ तो 90 डिग्री कोई भी नहीं बना रहा था, तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया जो DN है ना मेरा, DN वो AE के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो DN इज परपेंडिकुलर है ना AE। ठीक है, ये भी मेरे कंस्ट्रक्शन में आया। ठीक है, तो देखो हाफ इंटू AE, बेस AE था और AE के साथ 90 डिग्री कौन बना रहा है, DN। ये तो गधा भी बता देगा। अब ECD में ECB ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस EC है। अब EC के साथ 90 डिग्री कौन बना रहा है, तो देखो EC एक लाइन है और जो दोनों साइड जाएगी, तो EC के साथ भी 90 डिग्री कौन बना रहा है, DN बना रहा है। ठीक है, अब देखना बेटा इन चारों में से, ठीक है, दो ट्राइंगल ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल AED। बेटा देखो ये सिर्फ नाम लिखने का फ़र्क है, ADE और AED। ठीक है, देख लेना फिगर में, ADE और AED ये तो सेम ट्राइंगल हैं। अगर ये सेम ट्राइंगल हैं तो इनका एरिया भी कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसका काम और इसका काम तो हो गया। अब ये दोनों बच गए। तो एरिया ट्राइंगल DBE और एरिया ट्राइंगल ECD, सॉरी यहाँ पे D ही आना चाहिए, B क्यों आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट तो सेम होता है ना। ठीक है, D आएगा, ECD नॉट B, ECD था ट्राइंगल, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, इन दोनों का एरिया भी सेम होगा। ठीक है, अब देखो लिखने का तरीका, E वाले पे जिस पे बार है ना, देखो सेम बार वाले, सेम बार वाले के नीचे, सेम बार वाला सेम बार वाले के नीचे। इसके लिए रीज़न है बेस इक्वल है, ठीक है, और हाइट भी इक्वल है। आप यही लिखना, बेस इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। तो देखो DBE जो मेरा ट्राइंगल है और DEC जो ट्राइंगल, इन दोनों का बेस देखो, DE बेस इक्वल है और ये पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच की हाइट भी कैसी होगी, इक्वल। तो आप ये लिखना बेस इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ट्राइंगल ADE का रेशो एरिया ट्राइंगल DBE के साथ, देखो इन दोनों का रेशो इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल AED का रेशो एरिया ट्राइंगल ECD के साथ कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, वैल्यू लिख दूंगा। ट्राइंगल ADE का रेट था हाफ इंटू बेस AD था और हाइट थी इसकी EM। मैंने ऊपर से देख के फॉर्मूला लिखा है, DBE का एरिया था हाफ इंटू DB इंटू EM, मैंने ऊपर से देख के लिखा है। ठीक है, अब हाफ AED का एरिया हाफ इंटू AE और AE के साथ हाइट कितनी थी, DN थी, और इसका एरिया था हाफ इंटू EC इंटू DN।
तो देखो हाफ से हाफ कट गया, इधर वाले हाफ से इधर वाला हाफ भी कट गया, EM से EM कट गया, DN से DN कट गया, तो मेरे पास आ जाएगा AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। और मुझे यही प्रूव करना था। इसको 2 से 3 बार देखिएगा बैक करके, ठीक है, आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आएगी। अब इसके बाद तो बहुत ही सिंपल है, आपको ना 3 पॉलीगन के एग्जाम्पल देने हैं जो सिमिलर है, 3 पॉलीगन्स जो कि कैसे हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सिमिलर में बताया था, ठीक है, 2 पॉलीगन सिमिलर होते हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो। तो देखना बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बताने हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल बतानी है, ऐसे 2 फिगर बताने हैं। तो देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। क्या 2 रेक्टेंगल हमेशा की बात हो रही है, क्या 2 रेक्टेंगल हमेशा सिमिलर होंगे? क्या रेक्टेंगल में चारों के चारों एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं होती हमेशा। अगर ये साइड 2 है और ये साइड 3 है, हो सकता है ये साइड 4 हो, ये साइड 7 हो, तो इन दोनों का रेशो तो 1/2 है और इन दोनों का रेशो कितना है, 3/7 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल नहीं है। तो 2 रेक्टेंगल हमेशा सिमिलर नहीं होते, ठीक है। मैं 2 स्क्वायर ले लेता हूँ, ओ सॉरी, मैंने 2 रोम्बस लिए अभी, नॉट स्क्वायर, रोम्बस लिए मैंने, ठीक है। अगर ये साइड 4 है तो सारी साइड 4 4 4 हो जाएगी, ये साइड 5 है तो सारी की साइड 5 5 5 हो जाएगी। तो आप देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो 4:5 4:5 4:5 ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, देखो रोम्बस में सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते। सपोज कि ये 80 था और यहाँ पे 70 था, तो ये भी रोम्बस हो सकता है, ठीक है। तो 2 रोम्बस में हमेशा सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं 2 स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है। अगर स्क्वायर की साइड, ये साइड 4 4 4 4 है, तो ये साइड मैं 5 5 5 मानता हूँ, तो ये सारी साइड 5 5 5 हो जाएगी और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के। तो देखो अब सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो कैसे हैं, इक्वल है, और साइड्स किसमें, सेम रेशो में। तो 2 स्क्वायर जो होते हैं ना वो हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही 2 सर्किल हमेशा सिमिलर होंगे, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हमेशा कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। अब इसका पता आपको लगाना है। 33 का और का ए पार्ट फिगर आपको दे रखा है, आपको ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है, या हो सकता है आपको ये वाला ट्राइंगल AEP सिमिलर विद ट्राइंगल ADB, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये सिमिलर करने का एक तरीका है बेटा, इसमें ना एक एंगल तो सेम होगा, दोनों ट्राइंगल में एक पॉइंट सेम होगा, और वो जो पॉइंट होगा ना, या तो वो कॉमन एंगल का होगा या वो वर्टिकल अपोजिट एंगल का होगा, इसके अलावा कोई तीसरा एंगल नहीं होगा, ठीक है। और दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का होगा, जैसे ABD और CBE। इसमें देखो बेटा B और B दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल दे रखे हैं। अब या तो B दोनों कॉमन एंगल होंगे या फिर B दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो देखना ABD में ये एंगल भी आ रहा है, और CBE में भी ये एंगल आ रहा है, तो ये एंगल कैसा है, कॉमन है। तो देखो एक मैं प्रूव कर रहा हूँ, बाकी तीनों आपको प्रूव करने हैं, ठीक है। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, हम बीच में एंड लगाते हैं, सिमिलर नहीं लगाते सॉल्व करते हुए, ठीक है। अब देखना ABD और CBE में देखो जो B एंगल है, मैंने अभी भी देखा CBE और ABD, इन दोनों में एंगल जो B है ना, वो मेरा कैसा एंगल है, कॉमन एंगल है, ठीक है। अब ABD में एक एंगल 90 डिग्री का है, ABD में एंगल D 90 डिग्री का है, और ऐसे ही CBE में एक एंगल E 90 का है, ठीक है, ईच 90, ठीक है। जैसे ही 2 ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल हुए, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल ABD सिमिलर विद ट्राइंगल, देखो 1 2 3, नेमिंग ऐसे नहीं देता डायरेक्ट, अब एंगल से एंगल मिलाऊंगा। B के प्लेस पे मुझे क्या रखना है, B का सेकंड प्लेस है तो सेकंड प्लेस पे B आएगा। D के प्लेस पे मुझे क्या रखना है, D का थर्ड प्लेस है तो E भी थर्ड प्लेस पे आएगा। अब यहाँ पे पहले प्लेस पे कौन रह जाएगा, C, कौन से रूल से, एंगल, ठीक है। ऐसे ही बाकी के दोनों, ये वाला भी, ठीक है, और इसका थर्ड पार्ट भी आपको, ठीक है, सिमिलर प्रूफ करना है।
अब देखो बेटा 33 का जो और पार्ट है, अब उसमें 33 के और के बी पार्ट में अपन आ गए। आपको ये ट्राइंगल वाला फिगर दे रखा था, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल ए सी और पी आर पैरेलल दे रखा है, ए सी और पी आर पैरेलल दे रखा है, ए बी और पी क्यू भी पैरेलल दे रखा है, बी सी और क्यू आर ये पैरेलल प्रूव करना है, तो इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, अब बेटा जो पैरेलल दे रखा है ना, मैं उसी में बात करूँ। ए सी और पी आर, ये पैरेलल दे रखा है ना, ए सी और पी आर में बड़ी साइड पकड़ लो बेटा आप। ठीक है, ए सी और पी आर में बड़ी साइड पी आर है ना, तो पी आर को बेस मान के एक ट्राइंगल बन रहा होगा। ठीक है, ट्राइंगल पी आर ओ, देखो पी आर को बेस बना के एक ट्राइंगल बन रहा है पी आर ओ, बड़ी साइड देखनी है हमेशा। ठीक है, इस पी आर ओ ट्राइंगल में ए सी और पी आर आपस में कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, देखो ये ट्राइंगल था एक, ठीक है, उसमें ये साइड और ये साइड कैसी पैरेलल है, तो टॉप से चलेंगे हमेशा। ठीक है, ये भाई जो सबसे बड़ी साइड है ना, उसके ऊपर वाला जो पॉइंट है ये टॉप है, इसी से चलेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ओ अपॉन में ए पी, ए ओ अपॉन में ए पी इज इक्वल टू, यहीं से टॉप से चलेंगे हमेशा, हमेशा टॉप से चलते बेटा, ओ सी अपॉन में सी आर। मैं ये लिख सकता हूँ बी पी टी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैंने इसको इक्वेशन 1 डाल दी। अब ऐसे ही जो और दूसरा क्या गिवन है आपको, ए बी और पी क्यू पैरेलल है, तो इन दोनों में बड़ी साइड देखो, ए बी और पी क्यू में बड़ी साइड कौन सी है, पी क्यू बड़ी है, तो पी क्यू को बेस मान के एक ट्राइंगल बन रहा होगा, पी क्यू ओ, एक ही ट्राइंगल बन रहा है, पी क्यू को बेस मानते हैं पी क्यू ओ। इस ट्राइंगल में ए बी और पी क्यू आपस में कैसा है बेटा, पैरेलल है। ठीक है, अगर पैरेलल है तो देखो टॉप से चलेंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो मैं क्या देखो टॉप से चलूंगा, ए ओ अपॉन में ए पी, ए ओ अपॉन में ए पी, देख लेना, ए ओ अपॉन में ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में बी क्यू। मैं लिख सकता हूँ कौन सी थ्योरम से, बी पी टी से। इसको मैंने इक्वेशन 2 डाल दिया। ठीक है, मैं देख रहा हूँ इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड ए ओ अपॉन ए पी है, इक्वेशन 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड ए ओ अपॉन ए पी है। ठीक है, तो दोनों की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ए ओ अपॉन में ए पी और ए ओ अपॉन में ए पी, ये तो बिल्कुल सेम है। इस ए ओ अपॉन ए की जगह क्या डाल दूंगा, ओ सी अपॉन में सी आर, और इस ए ओ अपॉन में ए पी की जगह डाल दूंगा क्या, मैं ओ बी अपॉन में बी क्यू। ठीक है, अब मैं देखूंगा ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर और ओ बी अपॉन में बी क्यू, ये तो सर आ रहा है ट्राइंगल क्यू ओ आर में। ठीक है, ट्राइंगल क्यू ओ आर में। ठीक है, ट्राइंगल क्यू ओ आर दिख रहा है, ट्राइंगल क्यू ओ आर, उसमें बी सी एक लाइन है क्यू आर के साथ। ठीक है, जो क्या कर रही है, ओ बी अपॉन में बी क्यू और ओ सी अपॉन में सी आर को सेम रेशियो में कट कर रही है। ऐसा तभी हो सकता है जब बी सी और क्यू आर आपस में क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, ये कौन सी थ्योरम से होगा, बाय कन्वर्ज ऑफ बी पी टी। ठीक है भाई, जब साइड पैरेलल होती है तो रेशो इक्वल होता है, और जब रेशो इक्वल है तो साइड पैरेलल होगी। ठीक है, कौन सी थ्योरम से, कन्वर्स बीपीटी से। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल सकता है। देखो बेटा, 34 का ए पार्ट, आपको एक मेडिसिन दे रखी है जो सिलेंडर की फॉर्म में है, इसके दोनों एंड पर हेमिस्फेयर्स हैं। ठीक है, और आपको दे रखा है कि जो एंटायर कैप्सूल मतलब पूरा का पूरा कैप्सूल, उसकी लेंथ दे रखी है 14 mm। ठीक है, और डायमीटर ऑफ द कैप्सूल मतलब, ठीक है, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर दे रखा है 5 mm। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, ये मैंने फिगर बना दिया आपके लिए, ये कैप्सूल है। ठीक है, थोड़ा सा गंदा है लेकिन है कैप्सूल। उसकी टोटल लेंथ आपको दे रखी है 14 mm और ये डायमीटर दे रखा है, ठीक है, 5 mm। ये जो बेटा डायमीटर है, ये डायमीटर हेमिस्फेयर का है या फिर ये डायमीटर सिलेंडर का है। देखो ये सिलेंडर वाला फेस है, और इधर देखो, अगर इधर से देखूंगा तो ये सिलेंडर वाला फेस है, और यही फेस अगर इधर से देखूंगा तो डायमीटर क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर वाला फेस है। मतलब दोनों का डायमीटर सेम है, कितना, 5 mm। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हेमिस्फेयर की बोल दो या रेडियस सिलेंडर की बोल दो, ये आ जाएगी 5/2 mm। रेडियस होती है सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस, सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस, सेंटर से बाउंड्री तक की ये डिस्टेंस भी तो सर रेडियस होनी चाहिए, तो ये डिस्टेंस भी बिल्कुल रेडियस है बेटा, 5/2 mm।
उसी तरह सेंटर से बाउंड्री तक की ये डिस्टेंस भी तो सर रेडियस होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल है 5/2 mm, ठीक है। अब ये टोटल तो 14 था, उसमें से ये 5/2 और ये 5/2 हटा दूंगा तो ये मेरी सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो मैं हाइट निकाल रहा हूँ सिलेंडर की, कैसे निकालूंगा, 14 में से 5/2 और 5/2 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। एलसीएम लेके आप माइनस करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 1 × 2, 1 से 1 कट गया 28, यहाँ आ जाएगा 2 से 2 कटते ही 5, 2 से 2 कटते ही 5, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 18/2 दैट इज 9 mm। ये आपके पास क्या आ गई, हाइट आ गई सिलेंडर की, ठीक है। अब आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस सॉलिड का। आप तो ये देखो, इसको तोड़ना नहीं है, आप तो ये देखो कि सिलेंडर का कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिलेंडर का चारों तरफ का एरिया दिखाई दे रहा है। ये जो है ना, ये अंदर वाला हिस्सा, ये कैप्सूल से दिखाई नहीं दिया, हेमिस्फीयर की वजह से दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। तो सिर्फ आपको सिलेंडर का चारों तरफ का एरिया दिखाई दे रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिखाई दे रहा है, प्लस हेमिस्फीयर का भी तो आपको चारों तरफ का एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये अंदर वाला तो एरिया दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हेमिस्फीयर कितने हैं, 2 है, तो इंटू 2 ये मेरा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अब आपको फॉर्मूले तो लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh सिलेंडर का, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2πr² और इंटू में 2, देखो 2 के प्लेस पे 2, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो 22/7, रेडियस ऊपर अभी दे रखी थी, रेडियस ऊपर कितनी थी 5/2, ये देख लीजिए 5/2 थी रेडियस, ठीक है। और सिलेंडर की हाइट अभी निकाली थी कितनी 9, ठीक है, प्लस 2 × पाई की जगह 22/7 और रेडियस कितनी थी मेरी 5/2, कितनी बार 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। और ये जो है ना 2, इस 2 को भूल मत जाना, ठीक है। अब बेटा मैं कटिंग नहीं करता कभी, मैं तो कॉमन लेता हूँ, कटिंग करना ही गलत है, ठीक है। जो सेम बिल्कुल सेम आ रहा है उसको बाहर निकाल लो, जो बिल्कुल सेम आ रहा है इसको बाहर निकाल लो। 2 × 22/7 इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसको बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया 45/2, देख लें 9 5 × 45 और अपॉन में 2 1 × 2, ये कॉमन निकाल लिया मैंने, तो मेरे पास आएगा, ठीक है, ये प्लस का साइन तो चल रहा है, 50/4, इसको और अच्छे से कट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 25/2, ठीक है। देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो देखो 2 और 2 तो सेम है, ठीक है। तो डायरेक्ट एलसीएम में लेके दिखा रहा हूँ, ये आ जाएगा 70/2। देखो कितना इजी कटिंग होगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2 से मेरा 2 कट चुका है, ठीक है। 7 की टेबल में 70 आता है 10 टाइम्स, 22 10 जा 220 mm, और एरिया निकाला है मैंने, एरिया के लिए क्या आता है पावर 2 यानी कि स्क्वायर। तो देखो आपको मेटलिक स्पेयर दे रखा है जिसकी रेडियाई, मेटलिक स्पेयर जिसकी रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, उनको मेल्ट करना है तीनों को एक साथ, ठीक है, और एक सिंगल स्पेयर बनाना है, ठीक है, और उसकी रिजल्टेंट स्पेयर की रेडियस निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आपको मिल सकता है, बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगता है मेरे को चैप्टर 13 में। तो 3 स्पेयर थे, ठीक है, एक की रेडियस 1 6 थी, रेडियस 2 8 थी, रेडियस 3 10 थी, अलग अलग रेडियस से R1 R2 R3 लिया। इन तीनों को एक साथ मेल्ट करूंगा और एक नया स्पेयर बनाऊंगा, इसकी रेडियस नहीं पता तो मैंने उसकी क्या मान लिया R मान लिया। अब बेटा जब मैं इसको पिघलाऊंगा तो इन तीनों का जो टोटल वेट होगा, इन तीनों को जो टोटल वेट होगा इसका उतना ही तो वेट होगा भाई। सपोज करिए 2 किलो का, ये 3 किलो का, ये 5 किलो है, तो ठीक है, तो टोटल मेटल कितने का हो जाएगा 10 kg का हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट स्पेयर बनेगा वो भी 10 kg का होगा। और वेट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, मास से, ठीक है, या फिर वॉल्यूम से। मैथ्स में वेट का मतलब होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर आ जाएगा बेटा, ठीक है। स्पेयर 1 का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, पहला स्पेयर था R1, 4/3 पाई r³, सेकेंड स्पेयर के लिए R2, 4/3 पाई r³, ठीक है, थर्ड स्पेयर के लिए R3, और तीनों को क्या करना है प्लस करना है, इज इक्वल टू नया स्पेयर 4/3 पाई r³, क्योंकि इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल R लिया था। कुछ कॉमन आ रहा है 4/3 पाई, देखो ये तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा R1 की प्लेस पे मैं कितना रख सकता हूँ 6, और उसका क्या चल रहा है क्यूब चल रहा है, ठीक है, प्लस R2 की जगह रख सकते हैं 8, उसका क्यूब चल रहा है, R3 की जगह
10 उसका क्यूब चल रहा है और इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ये 4/3 पाई से ये 4/3 पाई क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000 इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, देखना बेटा इन सबको ऐड करूंगा तो 1728 आ जाएगा आर क्यूब। अब ये किसका क्यूब आता है, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ जाएगा आर क्यूब। ठीक है, देखो ये 2 इंटू देखो 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इन तीनों का होल क्यूब है। देख लो ये 2 का भी क्यूब है, इस 2 का भी क्यूब है, इस 3 का भी क्यूब है, इज इक्वल टू आर क्यूब। ये क्यूब से क्यूब रिमूव हो जाएगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है बेसिक के लिए एग्जाम में आने वाला। अब देखो बेटा सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन। 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 इज डग and the earth from digging is evenly spread into a platform of this and this। ये ना 22/14, ठीक है, 22/14 का मतलब है लेंथ बाय ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ तो आपकी 22 मीटर है और आपका ब्रेथ कितना है, ठीक है 14 मीटर है और आपको हाइट निकालनी है। ठीक है, तो जब मैं कुआं खोदता हूँ बेटा, वेल को डग करूँगा तो मेरे पास अर्थ मिट्टी बाहर आएगा, सॉइल। ठीक है, और उसी मिट्टी से मैंने क्या कर दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया। तो इन दोनों की मिट्टी का वेट सेम होगा। ठीक है, और वेट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैथ्स में, वॉल्यूम से। ठीक है, अब देखो आप इसका डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है 7 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर, और इसकी हाइट आपको दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, आपको इसकी लेंथ दे रखी है 22 मीटर, विड्थ दे रखी है 14 मीटर और आपसे हाइट पूछ रहा है। तो मुझे ये शेप भी पता चल गया जिसके अंदर एल, बी और एच आता है। ठीक है, और सिलेंडर ये तो वेल तो सिलेंडर की शेप में है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिट्टी का वॉल्यूम सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्यूबॉइड, बराबर होगा। वॉल्यूम का मतलब वेट, दोनों मिट्टी का वेट बराबर होगा। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। एच को अलग अलग करने के लिए मैंने डायमेंशन चेंज कर ली, इनको कैपिटल ले लिया। ठीक है, पाई के प्लेस पे 22/7, रेडियस मुझे दे रखी है 7/2, मेरे को कितनी बार लिखनी है, 2 बार लिखनी है, और हाइट मेरी कितनी है 20, इज इक्वल टू के प्लेस पे इज इक्वल टू लेंथ आपको दे रखी है 22, देख लीजिएगा, विड्थ आपको दे रखी है 14 और एच आपको निकालनी है। ये 22 के अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1, 14 के अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1, इधर शिफ्ट करेगा तो 22/7 इंटू 7/2, 7/2 20, और ये आ जाएगा तो 1/22 और 1/14 आ जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या बच गया एच। देखो एक 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स, ठीक है, 2 की टेबल में 20 10 टाइम्स, 2 की टेबल में 10 5 टाइम्स, तो न्यूमरेटर में 5 रह गया और डिनोमिनेटर में 2 रह गया। ठीक है, तो मेरी हाइट आ जाएगी 5/2 मीटर, और अच्छे से लिखूंगा तो इसको लिख दूंगा 2.5 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। अब बेटा अपने को सेम यही क्वेश्चन दे रखा है दोबारा से। ठीक है, एक गुलाब जामुन है जिसमें शुगर सिरप 30% है गुलाब जामुन के वॉल्यूम का, मतलब गुलाब जामुन के वॉल्यूम निकाल के 30% निकाल दूंगा। ठीक है, आपको अप्रॉक्सीमेट सिरप का वॉल्यूम निकालना है, लेकिन आपके पास गुलाब जामुन 45 है, एक गुलाब जामुन नहीं 45 गुलाब जामुन है, और सभी का शेप क्या है, सिलेंडर, और उसके दोनों एंड पर हेमिस्फीयर, ये तो अभी अभी किया था, और उसकी लेंथ कितनी है 5 और डायमीटर कितना है 2.8। तो देखो ये मैंने बना दिया। ठीक है, सिलेंडर है बीच में और दोनों साइड हेमिस्फीयर है, टोटल लेंथ इसकी 5 है और डायमीटर कितना देगा 2.8। देखो ये डायमीटर है ना, ये इस साइड से देखूंगा तो सिलेंडर का है और इस साइड से देखूंगा तो हेमिस्फीयर का। देख लो यहाँ से सिलेंडर का दिख रहा है और यहाँ से हेमिस्फीयर का, तो दोनों का डायमीटर 2.8 है। ठीक है, मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी मेरी 1.4 मीटर। ठीक है, किसकी रेडियस 1.4 होगी, ठीक है, हेमिस्फीयर की रेडियस भी और सिलेंडर की रेडियस भी 1.4 मीटर होगी। ठीक है, लेकिन मैं 1.4 नहीं रखूँगा, 14/10 रखूँगा, पॉइंट को रिमूव करूँगा, नीचे 10 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में।
ठीक है, सेंटीमीटर। देखना, सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, यानी कि 14/10। सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस भी रेडियस होती है 14/10, तो ये भी तो मेरी रेडियस है 14/10, इतना 14/10 है। तो सेंटर से बाउंड्री तक की ये डिस्टेंस भी तो कितनी हो जाएगी, 14/10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बीच वाली यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे, 5 में से 14/10 और 14/10 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वही एलसीएम लेंगे। 1 × 10 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ये तो हो जाएगा 50। 1 से 1 कटते ही ये 10 से 10 कट गया 14, 10 से 10 कट गया 14। ठीक है, माइनस करेंगे तो 22/10 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन कितने हेमिस्फेयर है मेरे पास, 2। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³ और इंटू 2। ठीक है, देखो पाई के प्लेस पे उसने कुछ भी नहीं बोला तो 22/7, लेकिन अगर बोल देगा तो 3.14 ही रखना पड़ेगा। रेडियस आपको दे रखी है 14/10, 14/10 2 बार, और हाइट अभी अभी निकाली थी मैंने, कितनी निकाली थी, 22/10 प्लस 2/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना है मेरा 14/10, 14/10, 14/10 3 बार, और इंटू में 2 भूल मत जाना। ठीक है, अब मैं तो वही कॉमन लेके ही करता हूँ, मेरे को तो और कोई तरीका ही नहीं आता। देखो ये मेरा कॉमन आ रहा था, इसको मैंने कॉमन ले दिया। ठीक है, तो देखो 22/7, 14/10, 14/10 ये मैंने कॉमन ले दिया। यहाँ पे मेरे पास बच गया, ये तो निकल गया, 22/10 रह गया। यहाँ पे ये निकल गया, क्या बचा, 2/3 बचा, 14/10 भी बचा और 2 भी बचा। ठीक है बेटा, ये वॉल्यूम है ना, ये कितने गुलाब जामुन का है, देखो इससे पहले कोई नंबर नहीं था तो 1, लेकिन मुझे तो कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो ये जो वॉल्यूम आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 45 से, सॉरी 45 गुलाब जामुन का निकालना, 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 14/10, 14/10 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 10। ठीक है, ये तो 66 हो जाएगा। ठीक है, 310 से 310 कट गया। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 56। ठीक है, 122/30 इंटू 14/10, 14/10, 22/7, 45। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। देखो मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं की है, लेकिन मैं ना एग्जामिनर को मजबूर कर चुका हूँ कि वो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स मेरे को दे वो। ठीक है, अब उसके बाद लेकिन मुझे तो निकालना है वॉल्यूम शुगर सिरप का। तो उसने बोला था जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है ना उसका 30% है, तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम तो ये है सर, इसका 30% है। 30% मतलब 30/100। ठीक है, अब मैं आगे सॉल्व कर दूंगा। 30 से देखो 30 कट रहा है। ठीक है, 7 के टेबल में 42 टाइम्स। ठीक है, 2 से 10 को कट किया 5 टाइम्स, 5 की टेबल में 45 9 टाइम्स। अब आप कुछ नहीं करेंगे, इनको डिवाइड नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे इनको। 9, 22, 14 और 122 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 338,184 आएगा और अपॉन में 123,000 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसने अप्रॉक्स में पूछा था। ठीक है, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब, पॉइंट वाले ये नेगलेक्ट कर देंगे।